नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित 1857 से 1919 तक का जो घटनाक्रम है, जो घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। ये जो घटनाक्रम है ये सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो भी लेसन हैं उनमें से इस टॉपिक में कुछ ना कुछ शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 1857 से 1919 तक का राजनीतिक आंदोलन। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो असफल रही थी, वो सफल नहीं हो सकी। क्योंकि उसमें नेतृत्व का अभाव था। 1857 की क्रांति से संबंधित वीडियो हमने पहले बना रखा है, तो हम आज उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में जो हुआ उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस क्रांति की असफलता के बाद स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में भारत के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपतियों और संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया था कि जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो पैसे वालों के पास आ गया था। इस काल के प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को इंग्लैंड के उदारवादी लोगों पर विश्वास था कि उनको इंग्लैंड के जो उदारवादी लोग थे उन पर विश्वास हो चुका था कि वो अपनी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। फिर आता है 1858 के बाद राजनीतिक चेतना का विकास। भारत के लोगों द्वारा उनकी चुनी हुई उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी कि भारतीय लोगों ने कहा कि अब हमें अपनी सरकार अपने द्वारा चुनकर ही बनानी है। 1868 में बंगाल के अखबार हिंदू पैट्रियट, ये बंगाल का अखबार था हिंदू पैट्रियट, के संपादक कृष्णदास पाल ने ऐसी मांग की थी कि सबसे पहले ये मांग किसने की थी? कृष्णदास पाल ने की थी, जो बंगाल के अखबार हिंदू पैट्रियट का संपादक था। 1874 में उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक से लिखे लेख में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार के प्रारंभ की बात की थी कि उन्होंने स्वराज्य नाम से एक शीर्षक लिखा था। उस लेख में उन्होंने कहा था कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए एक संवैधानिक सरकार की शुरुआत की जाए। बंगाल के कुछ विद्वानों व चिंतकों ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। इस इंडियन लीग का क्या उद्देश्य था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने तथा राजनीतिक चेतना जागृत करना इसका उद्देश्य था कि सभी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना और राजनीतिक चेतना को जागृत करना। सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला यह पहला राजनीतिक संगठन था जो सार्वजनिक चेतना के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद है इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना के अगले वर्ष इसकी स्थापना हुई 1875 में और इसके अगले वर्ष 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लगभग 800 प्रमुख लोगों ने इस इंडियन एसोसिएशन में भाग लिया था। इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जिसमें तय हुआ कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाएगा। कि इस इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या रखा गया कि जो समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोग हैं वो सभी एकजुट हो जाएंगे। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस
यह 1858 के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का ही एक परिणाम था। इसकी स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी कि A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, जो भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे। इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच क्या थी कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे भारतीयों के मन में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें मिल सके। इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। यह अधिवेशन पूना में होना था कि शुरू में इसको कहाँ करने का विचार था, पूना में करने का विचार था, परंतु पूना में प्लेग बीमारी फैलने से इसका उद्घाटन वहाँ नहीं हो सका। इसीलिए इसको बम्बई में इसका प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अधिवेशन में 4 उद्देश्य रखे गए थे जो निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य राष्ट्र की उन्नति में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना, कि जो भी राष्ट्र की उन्नति में लोग लगे हुए हैं उनको आपस में परिचित करवाना। दूसरा उद्देश्य था आने वाले वर्षों के कार्यक्रमों पर विचार करना, कि जो आगे आने वाला समय है उसमें हमें क्या क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं उन पर विचार करना। तीसरा उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध किया गया। चौथा उद्देश्य था अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यह सोच कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते। कांग्रेस के काल में 2 चरण इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुए थे। 1885 से 90 ईस्वी का जो काल था वो उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल था। फिर इसका दूसरा जो युग आता है वो आता है 1905 से लेकर 1919 तक, जिसे अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीतिक काल कहा जाता है, जिसमें गर्मपंथी थे। 1885 से 90 तक के काल में जो थे वो नरमपंथियों का काल था और 1905 से 1919 तक का जो काल था वो गर्मपंथियों का काल था। फिर आगे है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष भी उसी समय हो रहा था, इस कारण इन्होंने भाग नहीं लिया। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज बताया है कि ये जो कांग्रेस की स्थापना है ये किसकी उपज है? डफरिन की उपज है। इसे सेफ्टी वॉल्व की संज्ञा दी है। और क्या था कि इसमें कांग्रेस का जो पहले नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ये जो ह्यूम थे ये इंग्लैंड स्कॉटलैंड के निवासी थे और यही ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें राजनीतिक संस्था की स्थापना करनी चाहिए जिससे पता चल सके कि भारतीयों के मन में क्या है। प्रथम चरण जो 1885 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक हुआ था, ये उदारवादी या नरमपंथी नेताओं का काल था। इसमें इनका जो उद्देश्य था वो अस्पष्ट था। इसके उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी व सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रमुख सदस्य थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म व जाति के पक्षपाती नहीं थे। मानव में समानता, कानून के समक्ष समानता, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा ये करते थे। ये धर्म व जाति के तो पक्षपाती नहीं थे, बल्कि समानता, नागरिक स्वतंत्रता और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा ये रखते थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली, मध्यम वर्गीय व बुद्धिजीवियों का अधिकार हो गया था। इनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। ये अंग्रेजों को राज्य की शांति और व्यवस्था का द्योतक मानते थे। कि इनका मानना था कि अंग्रेजों के नेतृत्व में ही भारत का विकास संभव हो सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियासतों की मांग इन्होंने की थी। फिर आते हैं इनके अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसका समय था 1885 ईस्वी। कहाँ हुआ था? वो हुआ था बम्बई में। उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। विशेष में क्या जाएगा कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर आता है दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी को। ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम पारसी व्यक्ति थे। फिर 1887 ईस्वी में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है, मद्रास में ये आयोजित किया जाता है और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे। फिर चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित होता है, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जो प्रथम अंग्रेज थे। फिर 1889 ईस्वी में इसका पांचवा अधिवेशन बम्बई में आयोजित होता है। 85 वाला भी बम्बई में और 89 वाला भी बम्बई में, जिसके अध्यक्ष थे वेडरबर्न। इसकी खास बात क्या थी कि महिलाओं ने प्रथम बार इस अधिवेशन में भाग लिया था। फिर छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में जो कलकत्ता में हुआ था। 86 वाला भी कलकत्ता में और 90 वाला भी कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे, जो प्रथम जैन व्यक्ति थे। जॉर्ज यूल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। रहता है कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था, उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। फिर आता है कांग्रेस का द्वितीय चरण, जो उग्रवादी या क्रांतिकारी काल कहा जाता है। इनमें द्वितीय चरण का जो उद्देश्य था वो था स्वराज्य की प्राप्ति
और प्रथम चरण का जो उद्देश्य था वो अस्पष्ट था। इसमें गर्मपंथी आते हैं। द्वितीय चरण में कौन आते हैं? लाल बाल पाल आते हैं। तिलक के समाज सुधार के प्रश्न पर दोनों चरणों के दलों में झगड़ा हो गया। तिलक चाहते थे कि समाज सुधार हो, और जो प्रथम चरण है उदारवादियों का, वो नहीं चाहते थे कि समाज सुधार हो। तिलक का मानना था कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न ही प्रगति हो सकती है, और न ही उपयोगी शिक्षा, और न राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता संभव है। कि तिलक का तो मानना था कि हमें स्वराज्य की प्राप्ति करनी है। इसके प्रमुख नेता जो थे द्वितीय चरण के, वो हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये इसके प्रमुख नेता थे। इनके द्वारा विदेशी माल का बहिष्कार तथा स्वदेशी माल को अंगीकार करने और राष्ट्रीय शिक्षा व सत्याग्रह पर बल दिया गया। ये मानते थे कि हमें विदेशी माल का बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी माल को अपनाना चाहिए, और इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा व सत्याग्रह पर भी अधिक बल दिया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा सरकारी नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई जाए, ये भी द्वितीय चरण वाले नेता चाहते थे। फिर आता है बंगाल विभाजन, जो 1905 को हुआ था। 1905 को लॉर्ड कर्जन के अनुसार, कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। उसके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सुविधा के कारण ये बंगाल का विभाजन किया गया, जिसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। फिर 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन लागू हुआ। इसी दिन, कि जिस दिन ये विभाजन हुआ, उस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया था, जिसका नेतृत्व बम्बई से बाल गंगाधर तिलक ने किया, और पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने नेतृत्व किया, और दिल्ली से नेतृत्व करने वाले थे सैयद हैदर रजा खां। उनके द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वो रखा गया 22वें अधिवेशन 1906 को, जो कलकत्ता में हो रहा था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। इसके जो संस्थापक थे वो सलीमुल्लाह खां, जो ढाका के नवाब थे, तथा इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया वो था वकार उल मुल्क। ये इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1907 को संविधान बना, और 1908 को अमृतसर में आगा खां को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था मुस्लिम हितों की रक्षा करना। फिर आता है सूरत विभाजन। कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन 1907 को हुआ था, उसमें सूरत विभाजन की घोषणा की गई, जिसका नेतृत्व रास बिहारी घोष ने किया था। इसमें जो कांग्रेस थी वो नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई थी। फिर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को इसमें गाया गया। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो बिशन नारायण ने की थी, बिशन नारायण दास ने की थी। दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में दो निर्णय लिए गए। पहला बंगाल विभाजन को रद्द करना, और दूसरा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना।
कि कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी भी परिवर्तित की गई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 को हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि हिंदू महासभा का उद्देश्य था कि हिंदू हितों की रक्षा करना तथा अखंड हिंदुस्तान की अवधारणा पर बल देना, कि ये एक अखंड हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते थे। वी.डी. सावरकर व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय उग्र हिंदूवाद भावना उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन 1916। ये 2 चरणों में किया गया था। इनमें संस्थाओं का जो उद्देश्य था वो अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना था। जो प्रथम होम रूल लीग आंदोलन जो प्रथम था वो अप्रैल 1916 में शुरू किया गया। ये होम रूल लीग तिलक द्वारा पूना में स्थापित किया गया था। अप्रैल 1916 होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्ट, इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसमें समाचार पत्र मराठा जो अंग्रेजी भाषा का है और केसरी मराठी भाषा का, इन समाचार पत्रों का प्रकाशन इसमें किया गया। और इस होम रूल लीग का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत, कर्नाटक तक इसका विस्तार था। फिर होम रूल लीग द्वितीय चरण आता है, जिसकी स्थापना सितंबर 1915 या 16, कहीं कहीं 15 दे रखा, कहीं 16 दे रखा, की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। इसके जो संस्थापक और अध्यक्ष दोनों ही एनी बेसेंट थे। इनके द्वारा आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर अड्यार मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम चरण की स्थापना पूना में हुई और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। इसमें जो समाचार पत्र था वो कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया इसके समाचार पत्र थे, जो दोनों ही अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते थे। इसका जो क्षेत्र था वो तिलक के क्षेत्र के अलावा संपूर्ण भारत में इसका प्रसार था। इसके जो सदस्य थे वो थे वीपी वाडिया, मोतीलाल व जवाहरलाल नेहरू, अरुडले और जिन्ना जो थे वो इसके प्रमुख सदस्य थे। फिर आता है लखनऊ समझौता 1916 में। इस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार द्वारा की गई तथा मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए थे। कांग्रेस के मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया कि कांग्रेस में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी, जो कांग्रेस ने स्वीकार कर ली। इसी समय बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के 2 दल, एक गर्म दल दूसरा नरम दल, दोनों एक हो गए थे। इसमें गर्म दल नरम दल तो एक हुए और कांग्रेस व मुस्लिम लीग अलग हुए। ये लखनऊ समझौते में हुआ था। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ए.ओ. ह्यूम 1907 ईस्वी तक 1885 में ये संस्थापक बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर 1907 तक ये इसके महासचिव के पद पर रहे थे और 1912 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके मरने के बाद इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता घोषित किया गया। और एक खास बात यह है कि
बाल गंगाधर तिलक और A.O. ह्यूम, इन दोनों ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। कांग्रेस का नाम पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय संघ था, फिर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा गया। ह्यूम और तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। कांग्रेस की अध्यक्षता सर्वाधिक तीन बार एक तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, J.L. नेहरू ने, और दूसरे दादा भाई नौरोजी ने। इन दोनों ने कांग्रेस की अध्यक्षता तीन बार की थी। और सबसे अधिक लंबे समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वो 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और जो सर्वाधिक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना था वो था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यही सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे।